प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर दिया बल। जर्मनी में कई राष्ट्र प्रमुखों से की मुलाकात। आज संयुक्त अरब अमीरात का दौरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर निर्वाचन आयोग के समक्ष आज रख सकते हैं अपना पक्ष। पूर्व में 2 बार टल चुकी है सुनवाई। गिरिडीह के तीसरे थाना क्षेत्र में माइका ढिबरा व्यापारियों के ठिकानों पर छापा। जिला टास्क फोर्स की टीम ने 3 गोदाम किए सील। और 7 सीटर विमान से देवघर एयरपोर्ट का कैलिब्रेशन टेस्ट सफल। रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डा विस्तारीकरण परियोजना के लिए राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी लगभग 303 एकड़ जमीन। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की सफल यात्रा संपन्न कर आज म्यूनिख से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए। यूएई दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री वहां के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से संवेदना प्रकट करेंगे। साथ ही नए राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत की और खाद्य सुरक्षा तथा स्त्री पुरुष समानता सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर अब महिला नेतृत्व में हो गया है। बदलकर महिला के नेतृत्व में विकास हो गया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की चर्चा की, जिनमें उर्वरकों की उपलब्धता, भारत की कृषिगत विशेषज्ञता के उपयोग की व्यवस्थित प्रणाली, मोटे अनाज और वैकल्पिक खेती जैसे विकल्प शामिल है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,793 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 9,486 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 0.57% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.36% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.49% दर्ज की गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 32 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 7 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 257 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.72% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान में देश ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197.31 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 19,21,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निर्वाचन आयोग के समक्ष माइनिंग लीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर अपना पक्ष रख सकते हैं। पूर्व में इसकी सुनवाई 2 बार टल चुकी है। 14 जून को चुनाव आयोग ने सोरेन को 2 सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा था कि अगर 28 जून को सीएम ने पक्ष नहीं रखा तो पूर्व में उनकी ओर से दाखिल जवाब के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। ध्यान रहे कि भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम से रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज लिया।
इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की गई। राज्यपाल रमेश बैस ने इस पर भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा है। आयोग परामर्श देने से पहले मामले की सुनवाई कर रहा है। पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर आज रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। पूजा सिंघल भ्रष्टाचार तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले 11 मई से हिरासत में है। ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई बार लंबी पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे हुए। गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से आर्थिक अपराध की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। जिला टास्क फोर्स की टीम ने तीसरे थाना क्षेत्र में माइका डेबरा के व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 3 गोदामों को सील कर दिया। छापेमारी की यह कार्रवाई लगातार 5 घंटे तक चली। एरिया में आता है, वहाँ पे हम लोग लगभग 5 क्विंटल माइका जब्त किए हैं। वहाँ पे संबंधित वन विभाग के द्वारा एफआईआर किया जा रहा है। साथ ही आज हम लोग तीसरी थाना अंतर्गत विभिन्न स्थलों में जहाँ पे खनन करके इस तरह का कार्य किया जा रहा है। निश्चित तौर पे कुछ दिनों से ही लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। पूरे टास्क फोर्स के द्वारा छापामारी किया जा रहा है, जिस पर अवैध बालू, अवैध उत्खनन, अवैध पत्थर। देवघर एयरपोर्ट अब उद्घाटन के लिए तैयार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 7 सीटर विमान से कल एयरपोर्ट का कैलिब्रेशन टेस्ट किया गया, जिसके तहत रनवे की लाइटिंग और तकनीकी बिंदुओं पर जांच की गई। इस टेस्ट में भी देवघर एयरपोर्ट पास हो गया है। ट्रायल के बाद देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा विस्तारीकरण को लेकर झारखंड सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एमओयू हुआ है। एमओयू के तहत राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कुल 303.62 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी। हस्तांतरित भूमि पर रनवे का विस्तार तथा अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए डोडा की एक बड़ी खेप के साथ गिरोह के एक तस्कर को धर दबोचा है। उसके पास से 24.5 किलो डोडा और बाइक जब्त किया गया है। थाना क्षेत्र के गोमई मोड़ के पास प्रतापपुर थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उस चेकिंग अभियान के दौरान में एक बबलू खान नाम का व्यक्ति है, जो कि लावालौंग चतरा का रहने वाला है। वो मोटरसाइकिल पर 2 बोरा संदिग्ध कुछ उसमें सामान लेकर के आ रहा था। पुलिस को देखते ही वह वहां से भागने का प्रयास किया। वहां चेकिंग में अखिलेश कुमार यादव भुवनी के नेतृत्व में वहां पे उनकी टीम थी। उन लोगों ने उसे खदेड़ कर पकड़ा तो देखा कि उसमें डोडा था, जो कि नारकोटिक सब्सटेंस है। उधर चतरा में ही सदर थाना क्षेत्र से एक ब्राउन सुगर तस्कर और बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से ब्राउन सुगर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया है, जबकि गिरफ्तार चोर के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। जब बरामद हुआ है उसमें गांव वालों ने भी बताया कि मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। जब इसको पकड़ा गया है तो इसके पास से एक आधार कार्ड मिला है और उसके साथ में लोहे का पुराना कटर भी मिला और मास्टर चाबी भी मिला, जिससे यह वैसे भीड़ भाड़ वाले जगहों से मोटरसाइकिल चोरी करने का काम करता था। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आज से वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चल रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में सर्वाधिक 21 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस अवधि में देवघर में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि यही हालत आगामी 3 जुलाई तक बने रह सकते हैं। 1 जुलाई तक कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में मानसून के सुस्त पड़ने से किसानों की चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं। चतरा में कई किसान धान के बीज अब तक नहीं बो पाए हैं। वहीं कुछ किसान डीजल पंप के सहारे धान के बीज बो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मानसून की सुस्त चाल को देखते हुए चतरा के किसानों का कहना है कि समय से बारिश नहीं होने के कारण धान और मक्का की खेती भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। धान के बीज बोने का उपयुक्त समय आद्रा नक्षत्र है, लेकिन आद्रा नक्षत्र बीतने के बाद भी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में जिले के किसान अपनी खेती को लेकर काफी मायूस नजर आ रहे हैं। नक्षत्र आधा नक्षत्र निकल गया, अभी तक बारिश नहीं हुई है। हम लोग के पास उतना सिंचाई का साधन भी नहीं है। कुआं में पानी भी है तो आधा घंटा से ज़्यादा इंजन चलता नहीं है। लाइट का व्यवस्था वैसे ही खराब है। हम लोग परेशान है। बिचला का समय निकलते जा रहा है। दूसरी ओर कुछ किसान मानसून की विकट स्थिति को देखते हुए डीजल पंप के सहारे अपने खेतों में पानी जमा कर बीज बो रहे हैं। वहीं अधिकांश किसान अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के अभाव में भदई फसल भी प्रभावित हो रही है। दरतर पानी होता तो जो समूला बीज लग जाता। इस बार तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, लगता 4-5 दिन चल गया, अभी तक तो कुछ अभी उम्मीद नहीं लगता है कि बारिश होगा। कृषि विभाग ने इस बार चतरा जिले में 36,500 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण यह लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो जिला अंतर्गत चंद्रपुरा दुग्धा से भालमारा, कदवाडी तथा डीवीसी कॉलोनी चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन लिंक पथ के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। रामगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद जयंत सिन्हा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तथा उन्हें संगठन विस्तार के लिए अनेक टिप्स दिए। श्री सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार समावेशी विकास के लिए कृत संकल्पित है। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान ने अमृत सरोवर योजना, रूर्बन मिशन और सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की तथा इन योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। देवघर उपायुक्त ने जिले में चल रहे निजी कामों में लगने वाले बालू और गिट्टी के कालाबाजारी एवं जेएसएमडीसी द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ खनन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गढ़वा पुलिस ने श्री बंशीधर नगर थाना अंतर्गत एक हत्याकांड का त्वरित उद्भेदन करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दुमका के नगर थाना क्षेत्र के बावरीपाड़ा स्थित एक मकान में अचानक आग लगने से घर में रखे 2 एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देवघर पुलिस द्वारा आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने हेतु पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत रिखिया थाना अंतर्गत ग्राम नोखेला में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों को हेलो पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और साइबर अपराध से बचने तथा दूर रहने की जानकारी दी गई एवं लोगों की समस्याओं को सुना गया। खूंटी तमाड़ सड़क पर उलेडी के पास सवेरे 5 बजे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। देवघर उपायुक्त ने राजकीय श्रावणी मेला को लेकर संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और मनोनीत सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के साथ आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए। बोकारो जिले में ट्रेन की चपेट में आने से शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान राजेश सिंह को रांची के 133वीं बटालियन में श्रद्धांजलि दी गई। जवान की मृत्यु सर्च ऑपरेशन के दौरान इंजन की चपेट में आने से हो गई थी। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2022-23 में अब तक 187,86,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से लगभग 17,85,000 किसानों को लाभ हुआ है। लाभ हुआ है। भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख अवशेष मंगोलिया से वापस भारत लाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इन पवित्र अवशेषों की अगवानी की। इन पवित्र अवशेषों को विशेष रूप से दर्शन के लिए रखे जाने के लिए मंगोलिया भेजा गया था। गेंडा टेगनिचेल मठ में प्रदर्शित किए गए इन पवित्र अवशेषों पर मंगोलियाई राष्ट्रपति सहित सभी गणमान्य हस्तियों ने सत्कार किया। ये पवित्र अवशेष वायुसेना के विशेष C-17 ग्लोब मास्टर विमान से भारत वापस लाए गए हैं। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा। मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में भारत के सामने 109 रनों का लक्ष्य रखा। हैरी टेक्टर ने आयरलैंड के लिए सर्वाधिक 64 रन की पारी खेली। जवाब में टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से दीपक हुड्डा ने 47 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान पांड्या ने 24 रन का योगदान दिया। 2 मैच की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद के करीमनगर में हुआ था। उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव की शिक्षा दीक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने हैदराबाद में 1930 के दशक के अंत में वंदे मातरम आंदोलन में भाग लिया। अपने दूर के रिश्ते के भाइयों सदाशिव राव, राजा नरेंद्र और देवुलापल्ली दामोदर राव के साथ उन्होंने एक तेलुगु साप्ताहिक काकतीय पत्रिका का संपादन किया। नरसिम्हा राव और सदाशिव राव दोनों ने इस पत्रिका के लिए जया विजया के उपनाम से लेख लिखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नरसिम्हा राव राजनीति में आ गए और कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1957 से 1977 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सेवा की। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। 1971 में नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कड़ाई से भूमि सुधार और भूमि सीलिंग कानून लागू किया। उन्होंने तथाकथित छोटी जातियों के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया। 1977 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालय तक विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्यरत रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का सफल नेतृत्व किया। आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए खुली। पूंजी बाजार में सुधार हुआ, घरेलू व्यापार का विनियमन संभव हुआ और व्यापार व्यवस्था में भी सुधार आया। इन सुधारों का प्रभाव इस वास्तविकता से आंका जा सकता है कि देश में कुल विदेशी निवेश 1991-92 में 13 करोड़ 20 लाख डॉलर से बढ़कर 1995-96 में 5 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इन सुधार उपायों से भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि जारी रही और भारत को एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। भारतीय दर्शन और संस्कृति, साहित्य और राजनीतिक लेखन, भाषा ज्ञान बढ़ाने और तेलुगु और हिंदी में कविताएं लिखने में पीवी नरसिम्हा राव की विशेष रुचि थी। वे 17 भाषाएं बोल सकते थे। 9 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव को दिल का दौरा पड़ा और इसके 14 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्ता को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जून 1883 को हुआ था। महात्मा गांधी के निकट सहयोगी शिव प्रसाद ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों में सक्रियता से भाग लेने, सहयोग करने और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में समर्पित कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिव प्रसाद गुप्ता ने 1920 में हिंदी दैनिक आज की शुरुआत की। वे कई सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। उन्होंने वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ का उद्देश्य उन युवाओं को अवसर देना था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। शिव प्रसाद ने अकबरपुर में भारत का पहला गांधी आश्रम स्थापित करने के लिए 150 एकड़ जमीन दी। इस आश्रम का उद्देश्य स्वदेश में निर्मित खादी वस्त्रों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देना था। गांधी जी ने शिव प्रसाद गुप्ता को राष्ट्र रत्न की उपाधि प्रदान की थी। शिव प्रसाद वाराणसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 के अधिवेशन के आयोजन और व्यवस्था में सक्रिय रहे थे। ये अधिवेशन उनके निवास सेवा उपवन में आयोजित किया गया था। वहां से मिलने वाले आतिथ्य सत्कार को देखते हुए गांधी जी ने उनके निवास स्थल को सेवा उपवन का नाम दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 1,01,000 रुपए का पहला दान भी शिव प्रसाद ने ही दिया था। इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी ने 24 अप्रैल 1944 को अंतिम सांस ली। बरसात के मौसम में मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए सतर्कता और सजग रहने की आवश्यकता है। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है, जिसका संक्रमण संक्रमित एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है। सिर में दर्द होना, तेज बुखार आना, ठंड लगना, चिल्स का होना और बदन टूटना, और इसके अलावा उल्टी होना, पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स होना और वीकनेस, चक्कर आना। गंभीर अवस्था में ये एनकेफेलोपैथी कर सकता है, हिमेचूरिया कर सकता है। पर्टिकुलरली गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों में इसके गंभीर लक्षण आ सकते हैं, और ये ग्रुप ऐसा है जो कि मलेरिया के लिए वल्नरेबल भी है। बच्चों में मलेरिया गंभीर होने पर उसमें कई अन्य लक्षण नजर आ सकते हैं। बच्चे को अत्यधिक एनीमिया हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, या फिर सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है। यदि वयस्कों में मलेरिया बिगड़ जाए तो व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो सकती है और उसके अन्य अंग कार्य करना बंद कर सकते हैं। मलेरिया का जांच करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक सिंपल पेरिफेरल ब्लड स्मीयर और ब्लड टेस्ट के जरिए हम मलेरिया का मालूम कर सकते हैं कौन से टाइप का मलेरिया है और कौन सी दवा देनी है। ज़रूरी है कि आप इसका जल्द से जल्द डायग्नोसिस करें और ट्रीटमेंट एक डॉक्टर की परामर्श के द्वारा ही लें। ज़रूरी है कि हम सब मिलकर मच्छर पैदा ना होने दें और मच्छर के काटने से बचें, क्योंकि मलेरिया के लिए अभी भी हमारे पास कोई भी कारगर वैक्सीन नहीं है। मलेरिया की जल्द पहचान और सही इलाज आवश्यक है, जिससे गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सके। मलेरिया से बचाव के लिए जरूरी है कि सावधानी रखी जाए, साथ ही मच्छरों को पनपने से रोका जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। गिरिडीह में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल घर तक नल से पहुंचने पर लोगों में खुशियां दिख रही हैं। नक्सल प्रभावित पीरटांड प्रखंड के बांध गांव में शुद्ध जल की आपूर्ति होने से लोग काफी खुश हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल से जल अभियान गिरिडीह में अब गरीब और लाचार लोगों की जिंदगी में खुशियां बिखेरना शुरू कर चुकी है। जिले के नक्सल प्रभावित पीरटांड प्रखंड के बांध गांव में लोगों की जिंदगी में इससे बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आदिवासी बहुल इस गांव के लोग पहले पानी चूहा और नदी से लाकर पीते थे, अब उनके घर में नल से जल आ रहा है। दूर से सुविधा हो गई। पहले नदी से पानी ला रहे, अभी गाड़ी बना के अभी घरे में आ गए पानी, आराम हो गए पानी। इलाके के लोग सरकार की इस योजना से काफी खुश हैं।
वो कहते हैं कि घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचने से उनकी कई परेशानियों का निदान हुआ है। पहले नदी से पानी लाने पड़ता था, चूल्हा कुआं भरने के लिए, अभी नल बन गया, हम आराम हो गया। बहुत पहले दूर से पानी लाने वाले, अब आज घरे पानी मिल गया। पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता मुकेश मंडल ने बताया कि यहां 8 प्रखंड हैं। आबादी के हिसाब से योजनाएं बनाकर लोगों को शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 तक सभी घरों में शुद्ध जल की आपूर्ति नल के माध्यम से हो जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत कुल यहाँ पर 8 ब्लॉक है। 8 ब्लॉक अंतर्गत 2,79,000 का टारगेट है इस प्रमंडल को, जिसके तहत जो है 75,000 के लगभग पूर्ण कर लिया गया है। सभी घरों को शुद्ध जल नल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश गिरिडीह में जारी है। एक तरफ मल्टी विलेज स्कीम के तहत बड़े बड़े जल मीनार बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे स्कीम बनाकर जलापूर्ति की जा रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गढ़वा के हस्केर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हस्केर गढ़वा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक संयुक्त पहल नया भारत नए अवसर नई समृद्धि के तहत आयोजित इस मेले में 5वीं से 12वीं पास और स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होल्डर, ITI डिप्लोमा धारक, ग्रेजुएट सहित ITI पास बेरोजगार युवक युवतियां रोजगार एवं स्वरोजगार की दिशा में अहम कदम बढ़ाने के क्रम में शामिल हुए। ITI हस्केर के प्रभारी प्रधान अध्यापक ने बताया कि 4 वेंडर टाइप की कंपनियां यहां आई हुई हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। वेंडर टाइप के लोग आए हुए हैं, इन लोग को हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है। अपना इन लोग सब व्यवस्था में हैं। जब सारी बात से हम अवगत हो जाएंगे और आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ ये सही आदमी है, कंपनी के सही आदमी है, तभी हम बच्चों को भेजेंगे। इस मेले में पहुंची कंपनियों के कर्मचारियों ने बताया कि वे लोग स्किल्ड इंडिया के तहत सूचीबद्ध हैं और अप्रेंटिसशिप करवाना इनका मुख्य कार्य है। गढ़वा में जो ITI वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का रोजगार का अवसर लेके आए हैं। अप्रेंटिसशिप में जो बच्चे सिलेक्शन होने वाले हैं उनको महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। उसमें जो कुछ भी फैसिलिटी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, कैंटीन फैसिलिटी, वो सभी बच्चों को दिया जाएगा वहाँ से। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला में पहुंचे युवाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की ये योजना कोरोना काल के बाद बेहद लाभकारी साबित होगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला में आज हम लोग आए हैं, जो सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। यकीनन एक नए रास्ते की खोज में निकले बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला किसी बड़ी आशा की किरण से कम नहीं है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर दिया बल। जर्मनी में कई राष्ट्र प्रमुखों से की मुलाकात। आज संयुक्त अरब अमीरात का दौरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर निर्वाचन आयोग के समक्ष आज रख सकते हैं अपना पक्ष। पूर्व में 2 बार टल चुकी है सुनवाई। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में माइका ढिबरा व्यापारियों के ठिकानों पर छापा। जिला टास्क फोर्स की टीम ने 3 गोदाम किए सील। और 7 सीटर विमान से देवघर एयरपोर्ट का कैलिब्रेशन